नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? चलिए दोस्तों, आज मैट्रिक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से विज्ञान की जो भौतिकी पुस्तक की प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर का जो लेक्चर बचा हुआ था, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि दर्पण कितने प्रकार की होती है। तो दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य है, जैसे ध्रुव हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता त्रिज्या हुआ, प्रधान या मुख्य अक्ष हुआ। इस सबको परिभाषित करेंगे। तो ध्रुव किसको कहा जाता है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है ना। उसके बाद में वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या की बात रही तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को सी से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? वक्रता त्रिज्या को सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद में प्रधान या मुख्य अक्ष की बात आती है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रधान या मुख्य अक्ष। इसके बाद हम लोग दर्पण के फोकस के बारे में बात करेंगे। तो किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, परावर्तन के बाद में जो परावर्तित किरण होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस बिंदु। अर्थात फोकस को इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इसके बाद में हम लोग गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के संबंधों के बारे में जानेंगे। तो किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात f बराबर r/2 होता है। क्या होता है? f बराबर r/2 या r बराबर 2f होता है ना। इसके बाद में हम लोग क्या जानेंगे? इसके बाद में अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इससे पहले हम लोग एक तथ्य को जानेंगे। अगर सूर्य से आती हुई समांतर प्रकाश की किरणें यदि किसी अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो अवतल दर्पण से परावर्तन की क्रिया के बाद में जो परावर्तित किरण होगी, वह एक बिंदु पर मिलेगी। और उस बिंदु पर यदि किसी हम कागज के टुकड़े को रखते हैं, कागज को रखते हैं, तो वह कागज अपने आप जलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, उसके प्रकाश में अवतल दर्पण के द्वारा एक बिंदु पर सभी प्रकाश को फोकसित करने के कारण ऊष्मीय ऊर्जा वह आग में तब्दील हो जाती है। इसलिए कागज उस स्थिति में क्या होने लगता है? जलने लगता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? वस्तु की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अवतल दर्पण में जब हम किसी वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में जब हम किसी वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के क्या बनता है? बराबर बनता है। अवतल दर्पण की इस स्थिति को याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में जब हम किसी वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है और आभासी सीधा एवं वस्तु के बराबर बनता है। ठीक उसी प्रकार अगली स्थिति है, यदि हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच रखते हैं, तो इस स्थिति में अवतल दर्पण के पीछे वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा? जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा एवं वस्तु से क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। तीसरी स्थिति क्या है अवतल दर्पण में? जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखते हैं, तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है और वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। अब उसके बाद जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। चौथी स्थिति क्या है? अवतल दर्पण में जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो हम याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में दो ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु की आकृति के बराबर उसके प्रतिबिंब की भी आकृति होती है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की आकृति क्या होती है? बराबर होती है। पहला स्थिति है जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव पर रखते हैं, और दूसरी स्थिति है कि जब हम किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनता है। अब इसके बाद की स्थिति है जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखते हैं, तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। क्या? वस्तु से छोटा। फिर इस स्थिति को जिक्र करते हैं, जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच किसी वस्तु को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। और अगला स्थिति क्या है अवतल दर्पण से संबंधित? जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है।
अब इसके आगे हम अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग दाढ़ी बनाते समय आप देखे होइएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों एवं सर्च लाइटों में उपयोग किया जाता है। इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है किस किस रोग से संबंधित, तो नाक, गला एवं दांत, नाक, गला एवं दांत के जांच के लिए, रोग की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। और सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप सबको विदित लाया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल मैट्रिक ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।